हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 31st लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग डाइपोल मोमेंट का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट द प्रीवियस लेक्चर तो स्टूडेंट्स हम लोग ने वहां पे डाइपोल मोमेंट स्टार्ट किया था। डाइपोल मोमेंट होता क्या है, डाइपोल मोमेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कैसे चेक किया जा सकता है, कैसे मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया था ना। आज के लेक्चर में हम लोग डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे और उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर के एंड में आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 32 में मैं उनको डिस्कस करूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अगर हम बात करें कोई भी एक कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, say for example the covalent bond is between A and B, atom A and atom B, wherein A is less electronegative as compared to B। अगर A जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है as compared to B, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, B की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो we can say that यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो किसकी तरफ जा रहा है, B की तरफ जा रहा है। तो B की तरफ हम लोग इस तरीके का एक एरो बताएंगे। इस केस में इस सॉरी दैट एटम बी के ऊपर माइनस डेल नेगेटिव का चार्ज आएगा और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव का चार्ज आएगा, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम लोग मान लेते हैं डी है। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है दैट इज म्यू इज इक्वल टू, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, राइट ना। तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे पूरा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है और ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। जब कैलकुलेट करेंगे तब इसको कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज मान के चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, सो डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू। डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज and internuclear distance, distance between two nucleus, distance between two nuclei of bonded atom, of which two atoms, bonded atoms, bonded atoms के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग को पूछा जाए कि इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ म्यू, तो इसका यूनिट हो जाएगा चार्ज का बच्चों कूलम होगा एंड डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, कूलम मीटर। तो हम लोग सीएम लिखेंगे। कूलम मीटर मतलब सेंटीमीटर मत बोलना इसको, इसके लिए मैंने पूरा लिखा, इट इज कूलम मीटर, राइट। नाउ अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, सीजीएस यूनिट ऑफ म्यू का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट सेंटीमीटर, ईएसयू सेंटीमीटर। इसका एक यूनिट और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी बाय, डी बाय, ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया है, डी। 1 डी बाय इज इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर होता है। 3.33 इंटू 10⁻⁻30 क्या होता है, कूलम मीटर होता है। और 1 डी बाय अगर आप सीजीएस में कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू आपको याद रखना है, 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर होता है। सो 1 डी बाय is also equal to 3.33 into 10⁻30 कूलम मीटर and 1 डी बाय is also equal to 10⁻18 ESU क्या बच्चों, सेंटीमीटर। ना सबको पता होना चाहिए 1 यूनिट चार्ज वो होता है कितना, व्हाट इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज 1.6 into 10⁻19 कूलम होता है। और अगर आपको ESU में चाहिए यही आंसर, तो आप लोग क्या लिखोगे, 4.8 into 10⁻10 क्या, ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। तो ये जो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए वो आपको थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सो कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डन बाय द फॉर्मूला म्यू इज इक्वल्स टू क्या, म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इनटू डी, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें एक क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, इन अ कंपाउंड, एग्जांपल ले लेते हैं, इन अ कंपाउंड, क्वेश्चन के फॉर्म में, इन अ कंपाउंड LiF, lithium fluoride, in a compound LiF, the
observed dipole moment is 6.32 d. It is 6.32 d. Observed dipole moment is 6.32 d, and distance between Li and F, that is also known as the bond length, is 0.156 nanometer. 0.156 nanometer. Calculate परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर. अब परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर पढ़ने के लिए हमारे पास हेनरी स्मिथ इक्वेशन तो है ही है. ये दूसरा तरीका है जिसमें हम लोग ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट से भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं. सर ये क्या है जरा बताइए. इसका बच्चों सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ. परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100. ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा. परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का अगर डाइपोल मोमेंट दिया है तो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे. हेनरी स्मिथ इक्वेशन तो हमको पता ही है, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100. ठीक है. अगर डाइपोल मोमेंट दिया तो ये वाला वैल्यू से सॉल्व करेंगे. अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो आपको दी हुई है. आपको कौन सा वैल्यू निकालना है, कैलकुलेटेड वैल्यू निकालना है, और फिर उसको डिवाइड करके 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई. तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, म्यू कैलकुलेट करेंगे. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर म्यू? इट इज Q into D. इट इज Q into D. व्हाट इज द चार्ज और LiF बच्चों? LiF अगर हम लोग बात करें तो लिथियम और फ्लोरीन के ऊपर बेटा इसमें डेल पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर डेल नेगेटिव. तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक ही चार्ज आ रहा है. तो अगर ये एक ही चार्ज आ रहा है तो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. और अगर आपको ESU में निकालना है तो ये कर सकते हो. अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर MgO होता तो Mg के ऊपर +2 का चार्ज होता, ऑक्सीजन के ऊपर भी -2 का चार्ज होता, तो फिर इसको 2 से क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई. अभी यहाँ पे यूनिट चार्ज ही है सर, लेकिन ये तो पार्शियल है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि पूरा ये ब्रेक हो रहा है, वरना ये आयनिक बॉन्ड का कैलकुलेट वैल्यू कर नहीं पाएंगे. इस वजह से Q का वैल्यू परफेक्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, एंड इट विल बी 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. करेक्ट. इनटू अगर हम बात करें डिस्टेंस का वैल्यू दिया है 0.156 क्या नैनोमीटर दिया है, तो इट विल बी 10⁻⁹ क्या मीटर्स. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस. इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका परफेक्ट आंसर आता है 2.494. इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना लेंगे, 2.5 into 10 कितना बच्चों, 29. 10⁻29 क्या हो जाएगा, ये मीटर्स हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा. सो ये हो गया आपका कूलम मीटर. सो ये हो गया म्यू कैलकुलेटेड. अभी मुझे बताइए, ये जो ऑब्जर्व्ड है वो 6.32 D है, जबकि कैलकुलेटेड जो है वो कितना है, 2.5 into 10⁻⁹ 29 क्या है, कूलम मीटर है. तो अगर मुझे किसी ने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पूछ लिया तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, म्यू क्या ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू क्या कैलकुलेटेड इनटू कितना बच्चों, 100. बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं. अगर हम बात करें म्यू ऑब्जर्व्ड की, तो म्यू ऑब्जर्व्ड कितना है, इट इज 6.32 D दिया है. तो अभी ये अगर D में है तो बच्चों इसको मुझे कूलम मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो कूलम मीटर में. सो 1D को कूलम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.33 into 10⁻30 से. सो इट विल बी 3.33 into 10⁻30. ये किस में कन्वर्ट हो गया, कूलम मीटर में. डिवाइड बाय, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, अभी इसको मैं डिवाइड करूँगा किससे, इस वैल्यू से डिवाइड करूँगा. सो इट विल बी 2.5 into 10⁻29 कूलम मीटर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 100, क्योंकि मुझे किस में निकालना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर में. तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो आंसर आता है बच्चों 84.32%. 84.32% इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर है. सो ये हो गया परसेंटेज डैश कैरेक्टर आयोनिक कैरेक्टर. 84.32% आयोनिक कैरेक्टर है. इट इज कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट. तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट की, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं. मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए, आप लोग वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए. क्वेश्चन नंबर 2. लेट मी राइट द क्वेश्चन. आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिएगा. ऑब्जर्व्ड म्यू ऑफ HCl, observed mu of HCl is 1.03 D. It is 1.03 D. and bond length मतलब वही डिस्टेंस हो गया. bond length of HCl is 1.27 एंगस्ट्रॉम यूनिट. 1.27 क्या बच्चों, एंगस्ट्रॉम यूनिट दिया है. ठीक है. आपको क्या पूछा है,
कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। तो स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप इसका एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देख लेते हैं ये क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहली बात तो ये कि फॉर्मूला तो ये यूज होने वाला है, राइट। ऑब्जर्व वैल्यू आपको दिया हुआ है, आपको कैलकुलेटेड वैल्यू निकालना है। तो HCl की बात करें तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल नेगेटिव ही होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, म्यू कैलकुलेटेड इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू का वैल्यू कितना आएगा, वापस से सेम ही आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू डिस्टेंस वैल्यू दिया है 1.27, ये एंगस्ट्रॉम में है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻10 मीटर हो जाएगा। अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट वैल्यू में लिख देता हूँ, इट इज 2.03 अगेन इंटू 10⁻29 क्या कूलम मीटर आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा वैल्यू हो गया, कैलकुलेटेड हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। व्हाट इज द फॉर्मूला, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू कितना बच्चों 100। सो व्हाट इज द म्यू ऑब्जर्व्ड, म्यू ऑब्जर्व्ड इज 1.03, सो इट इज 1.03 डी है, बट नीचे वाला ये वाला आंसर किसमें है, कूलम मीटर में। तो डी को कूलम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कितना आया 2.03 इंटू 10⁻19 कूलम मीटर, वो तो कैंसिल हो गया, इंटू 100। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे एग्जैक्ट आंसर आता है बच्चों 16.89, 16.89। मतलब इस कंपाउंड में अंदर कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, 16.89% क्या है, आयनिक कैरेक्टर है। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, और इसके ऊपर मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिए। एक क्वेश्चन पूरा मैंने सॉल्व किया है, एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। नाउ वी आर गोइंग टू हेड ऑन टू एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, डायपोल मोमेंट। व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट। स्टूडेंट इसमें इसके अलावा जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एट द मोस्ट आपको सिर्फ ये पूछा जाता है, क्यू और डी का वैल्यू पूछेंगे, और अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाना है तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। आपने देखा होगा मैंने दोनों के दोनों क्वेश्चन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर वाले ही सिखाए, ताकि उसमें ये वाला स्टेप तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के एप्लीकेशंस क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट percentage ionic character in any compound. And what is the formula to calculate that? Percentage ionic character will be equal to observed dipole moment divided by calculated dipole moment mu calculated multiplied by 100. Now students, एग्जाम में आपको हमेशा ये जो ऑब्जर्व होगा वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो तो हमेशा दिया होगा। ऑब्जर्व जो वैल्यू होगा इट विल बी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, ये हमेशा गिवन होगा। और जो कैलकुलेटेड वाला है ये आपको Q इंटू डी के हिसाब से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप Q इंटू डी से निकाल सकते हो, और रेशियो निकाल के मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाले के ऊपर हम लोग ने दो न्यूमेरिकल और क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। लेक्चर नंबर 31 के एंड में आपको जो पीडीएफ दिया है उसमें एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके इसका डाला है, तो वो आपको पहले सॉल्व करना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सेकंड आता है टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का शेप प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CO2, ठीक है ना, सबको पता है कि CO2 का डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है, ठीक है। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, क्यों वो भी मैं बताता हूँ। अगर आपने मेथड से, ठीक है ना, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में डिसाइड कर लिया बेटा कि इसका जो डायपोल मोमेंट कितना है, 0 है, तो मुझे बताओ अगर इसका डायपोल मोमेंट 0 तो इससे इसका शेप डिसाइड करने में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर डायपोल मोमेंट 0 है तो पक्का कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका शेप पक्का इस तरीके का होगा, लीनियर। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसा होगा तो इसका जो डायपोल होगा इस बॉन्ड का वो इस तरीके का होगा, और इसका जो डायपोल होगा वो इस तरीके का होगा।
तो दिस इज द करेक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, सो दिस इज द करेक्ट शेप। तो इससे शेप डिसाइड करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। अगर आप लोग में से कोई बहुत बहुत सारे स्टूडेंट अगर सोचते होंगे कि सर CO2 को हम लोग इस तरीके से क्यों नहीं लिख सकते, तो इस तरीके से क्यों नहीं लिख सकते, अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो इसका जो नेट होगा, इन दोनों का जो नेट होगा वो इस तरीके का होगा। क्या वो जीरो हो सकता है? नहीं। तो इस केस में म्यू क्या है बेटा, जीरो है। बट इस केस में क्या है, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस इज रॉन्ग स्ट्रक्चर। तो अगर मुझे एग्जाम में, ध्यान से सुनिए, अगर मुझे एग्जाम में या नॉर्मल डे टू डे लाइफ में किसी भी मॉलिक्यूल का म्यू वैल्यू दिया है तो उससे मैं स्ट्रक्चर डिसाइड करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी मेरी। क्यों? क्योंकि CO2 की अगर मैं बात करूं तो CO2 बेटा इस तरीके से भी लिखने वाले लिखेंगे, इस तरीके से भी लिखेंगे, बट अगर मुझे म्यू वैल्यू पता है तो डेफिनेटली कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से नहीं लिखेगा, क्योंकि म्यू का वैल्यू क्या दिया है, जीरो होता है CO2 में, क्योंकि वो सबको पता है इट इज डैश हाइब्रिडाइज sp हाइब्रिडाइज। तो इस वजह से बेटा हाइब्रिडाइजेशन और एट द सेम टाइम VSEPR थ्योरी अगर अपने को क्लियर है तो फिर हम लोग मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड कर सकते हैं और उनका डायपोल मोमेंट भी निकाल सकते हैं। सो इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आल्सो। अगर आपको एक अननोन मॉलिक्यूल दिया है, खाली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, उसका स्ट्रक्चर का हल्का हल्का आइडिया है आपको, तो आप उससे उसका शेप डिसाइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको उसका म्यू वैल्यू पता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑर्गेनिक में हमको बहुत काम आने वाला है, ये सेम पॉइंट आपको ऑर्गेनिक में वापस आएगा, प्रेडिक्शन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर। सपोज मेरे पास में अगर एग्जांपल के तौर पे ये कंपाउंड ले लेता हूँ, मैंने आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में सिखाया है, आप लोगों ने आई होप वो देख भी लिया होगा। यहाँ पे अगर मेरे पास में ये मॉलिक्यूल है तो सबको पता होगा बच्चों, इट इज अ ट्रांस आइसोमर, ये ट्रांस है, करेक्ट। तो इसमें बच्चों कार्बन और क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है, और इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो इस तरीके का होगा। इसमें तो डायपोल बेटा बहुत ही कम है, कोई मीनिंग बनता भी नहीं है, वैसे भी एक दूसरे को ऑपोजिट ही करेंगे। तो इसके केस में बेटा जो म्यू होगा इट विल बी इक्वल टू जीरो, इट विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। लेकिन अगर मैं यही स्ट्रक्चर इस तरीके से इसका बना दूं तो क्या इसमें म्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा बच्चों? देखना ध्यान से, ये वाला देखो, ये कौन सा है बच्चों, सिस है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, इसका जो डायपोल होगा वो इस तरीके से होगा, इसका जो डायपोल होगा वो इस तरीके से होगा, इन दोनों का जो नेट डायपोल होगा वो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे इस केस में म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी पोलर और नॉन पोलर, it will be polar in nature whereas this molecule will be non polar in nature। तो कहना है बेटा डायपोल मोमेंट की वैल्यू से हम लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सिस है कौन ट्रांस है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रांस का जीरो हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, बट हम लोग एग्जांपल स्ट्रक्चर से डिसाइड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 C ट्रिपल डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 बराबर है। इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें और दूसरा इस वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं, आप बताओ कौन सिस है कौन ट्रांस है इसमें से? ये वाला डेफिनेटली क्या है बच्चों, ट्रांस है, और ये वाला क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका जो डायपोल होगा वो इस तरीके का होगा और इसका जो डायपोल होगा वो इस तरीके का होगा। तो ये तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर ही रहे। इसका डायपोल जो होगा वो इस तरीके का होगा, इसका जो डायपोल होगा वो इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे बेटा म्यू जो है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट यहाँ पे म्यू क्या होगा, ऑलमोस्ट इट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इससे बेटा हम लोग सिस और ट्रांस में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिडिक्शन ऑफ डैश पोजीशन ऑफ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट्स इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर हमारे पास में डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, मतलब बेंजीन के ऊपर दो H को हटा के हम लोग कोई ग्रुप्स लेके आते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, बराबर है, तो उसमें हम लोग ग्रुप्स के पोजीशन को कैसे डिसाइड करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें मैंने टोटल 3 केसेस बनाए हैं और मैंने बहुत ही अच्छे से ट्रिक से ये वाला पार्ट बनाया बच्चों, इसका आपको एडवांटेज लेना है, ठीक है। तो अगर ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, हेलोजन है, X क्या है बेटा, अगर दोनों के दोनों हेलोजन है, दोनों के दोनों क्या है, हेलोजन है, तो आरपी ट्रिक याद रखना, एकदम सिंपल सा आरपी ट्रिक है। आरपी ट्रिक एकदम सिंपल है, इसमें जो म्यू का ऑर्डर होगा इट विल बी ऑलवेज OMP, मतलब ऑर्थ्रो का सबसे ज्यादा, मेटा का उससे कम हो जाएगा और पैरा का उससे भी कम हो जाएगा। सर समझाओ जरा एग्जांपल देके। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास में समझो यही कंपाउंड ले लेते हैं, ये देखो ये बेंजीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है और यहाँ पे एक क्लोरीन है, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ,
ये ऑर्थ्रो हो गया। अभी हम बात करेंगे मेटा की, तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और फिर लास्ट में अगर हम बात करें बच्चों पैरा की, तो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे एक क्लोरीन, इस तरीके से। तो ये वाला जो है, ये देखो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C6H6 तो है, और X2 का मतलब दोनों के दोनों हेलोजन, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। अभी ध्यान से देखना, अगर हम बात करें बच्चों, इसका डायपोल इस तरीके से जाएगा, इसका डायपोल इस तरीके से जाएगा, बराबर है। अगर मैं इन दोनों को सेंटर वाइज ऐसे अटैच करूँ तो यहाँ पे एक सेंटर में एक एंगल बनेगा, यहाँ पे इसका डायपोल इस तरीके से, इसका डायपोल इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर इनको सेंटर में अटैच करूँ तो यहाँ पे एक थीटा एंगल बनेगा इस तरीके से, समझाने के लिए। इसका डायपोल इस तरीके से, इसका डायपोल इस तरीके से, बराबर है। और अगर सेंटर में ज्वाइन करूँ तो यहाँ पे देखो, तो ध्यान से देखोगे तो इन दोनों क्लोरीन के बीच में एंगल क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एंगल बढ़ते जाएगा तो मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, एंगल बढ़ते जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, डायपोल मोमेंट कम होते जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमको कोई पूछ ले कि बताओ ए बी और सी का डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, सो द डायपोल मोमेंट ऑर्डर, डायपोल मोमेंट ऑर्डर इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बेटा मेरी बात जो याद रखना, ये ट्रिक हमेशा याद रखना, अगर दोनों के दोनों हेलोजन है, दोनों के दोनों क्या है, हेलोजन है, तो ये ट्रिक हमेशा काम आएगा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और जो मैंने लेक्चर के एंड में PDF दिया है उसमें मैंने फ्लोरीन डाल के ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं और वो आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो ये केस 1 हो गया। केस 1 में हम लोग ने डाई हेलो कंपाउंड ले लिया जिसमें दोनों के दोनों क्या है, हेलोजन है। ऐसे बहुत सारे केसेस अलग अलग लूंगा मैं, डोंट वरी। केस 2 और 3 दो और केस बाकी है, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इतना जगह नहीं है, तो आप इसका एक फोटो ले लो, फिर हम लोग केस 2 भी डिस्कस करते हैं। Okay students, so let us discuss case 2. Case 2 में we have the first case was C6H4 X2 था, जिसमें दोनों के दोनों X क्या थे, हेलोजेंस थे। अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, C6H4 है, W का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और D का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मतलब एक डोनेटिंग ग्रुप है और एक क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है। तो स्टूडेंट्स इसमें केस में हमेशा याद रखना, आरपी ट्रिक जो होगा वो क्या है, इट इज O लेस देन M लेस देन P, मतलब पैरा का जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से कैटेगरी वाइज, केस वाइज डिवाइड किया। स्टूडेंट आप इसका एडवांटेज लेना, क्योंकि इसके ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, सर इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये मेरा ट्रिक एकदम सिंपल हो जाएगा। अभी अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तब कैसे करेंगे ये देखना। यहाँ पे CH3 होगा और समझो यहाँ पे एक विड्रॉइंग ग्रुप है, समझो NO2 ग्रुप, तो ये डोनेटिंग हो गया और ये क्या हो जाएगा, विड्रॉइंग हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग एक और केस ले लेते हैं, ये ऑर्थ्रो हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें इस केस में, ये मेटा हो जाएगा, और इस केस की बात करें तो ये वाला जो हो जाएगा वो पैरा हो जाएगा। तो ये इसमें पैरा वाला का जो है वो सबसे ज्यादा क्यों होता है, उसका रीजन देखना। ये वाला कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ये sp3 है, तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो इस तरीके से होगा, बराबर है। ये बेंजीन की तरफ आएगा और ये बेंजीन की तरफ से खींचेगा NO2, बराबर है। अभी मुझे बताओ बेटा, दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक अंदर आ रहा है और एक बाहर जा रहा है ऐसे। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये भी अंदर ही आ रहा है और ये बाहर जा रहा है, बट इन दोनों में एंगल थोड़ा बढ़ गया है। तो जितना ज्यादा एंगल बढ़ेगा ऐसे केस में बेटा, तो ये देखो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन डाल रहा है बेंजीन में और ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि एक बच्चा पेरेंट्स को पैसा दे रहा है और दूसरा पैसा खींचते जा रहा है। तो ये तो बेटा एकदम बेस्ट फ्लो हो रहा है, देखो एकदम बेस्ट फ्लो। इसमें जितना आप एंगल कम करोगे वैसे वैसे डायपोल मोमेंट क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे बेस्ट कौन सा होगा, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसमें होगा बच्चों, ए में, बी में या सी में? डेफिनेटली इट विल बी सी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं उतना ज्यादा ये खींच पा रहा है। यहाँ पे एंगल क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यहाँ पे वो एंगल वाला कंसेप्ट कब आएगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन वाले होते हैं। तो आप मुझे बताइए इसमें डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा स्टूडेंट, इट वुड बी ए लेस देन बी लेस देन सी। अगर एग्जांपल नंबर 2 लेना चाहो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आप ले लो और एक मिथाइल ग्रुप ले लो, यहाँ पे आप साइनाइड ग्रुप ले लो, CN मतलब साइनाइड, एक ये साइनाइड हो गया। फिर ऑर्थ्रो ये CH3, यहाँ पे साइनाइड ले लो, मेटा
ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे समझो साइनाइड ले लो। सो डेफिनेटली यहाँ पे डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, पैरा सबसे ज्यादा। केस नंबर 3 की बात करें तो इट विल बी C6H4 W एंड W डैश, मतलब दोनों के दोनों क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही है। दोनों के दोनों अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आई रिपीट द स्टेटमेंट, अगर बोथ आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे W जो है इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप and W dash is also electron withdrawing group, but the only condition is both should not be equal to, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, both are not equal, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर सब कुछ इक्वल है तो बेटा बहुत सारे फिर तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आ जाते हैं, फिर उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है, वो हम लोग को सिलेबस में है ही नहीं, और वहाँ पे बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही वो लोग देंगे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और दोनों सेम नहीं है, तो ट्रिक यही रहेगा OMP, दैट इज ऑर्थो का सबसे ज्यादा, मेटा का उससे कम और पैरा का उससे भी कम, ठीक है। और अगर दोनों सेम भी हो जाए तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि उसके केस में भी सेम ही ऑर्डर रहेगा। इवन इफ दे आर सेम, इवन इफ दे आर सेम, आई रिपीट, इवन इफ दे आर सेम द ऑर्डर विल रिमेन द सेम। देखो अगर मैं यहाँ पे बच्चों ले लेता हूँ NO2 ग्रुप, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं समझो क्लोरीन ले लेते हैं, बोथ आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये ऑर्थो पे है। अगर हम बात करें इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, तो ये हो जाएगा मेटा पे, और ये वाला लास्ट जो है वो कहाँ पे है, पैरा पे है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम ध्यान से देखें, टेक योर ओन टाइम, आप भी वीडियो पॉज करके सोचिए इसके बारे में, हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, बेस्ट सेम डायरेक्शन है तो एंगल अपन चेक कर सकते हैं इस तरीके से, जितना कम उतना अच्छा। यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, लेकिन एंगल बढ़ गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो बेटा म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। सो व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑर्डर, म्यू ऑर्डर शुड बी इज इक्वल्स टू व्हाट, A लेस देन B लेस देन C, सॉरी उल्टा हो गया हम लोग का, सबसे ज्यादा किसका होगा, A का होगा, A फिर ये B और ये C, सो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट कैंसिल करेगा, पूरी तरीके से कैंसिल नहीं होगा, अगर ये दोनों सेम हो जाएगा तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर समझो यहाँ पे भी NO2 और यहाँ पे भी NO2, तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इमेजिन करो मेरे पास ये एग्जांपल है जिसमें क्लोरीन है और यहाँ पे समझो बच्चों साइनाइड है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका आंसर आप लोग डिसाइड करिएगा, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे साइनाइड, ठीक है, यहाँ पे भी क्लोरीन और यहाँ पे साइनाइड। तो स्टूडेंट इसका आंसर बेटा नो डाउट अपने को आएगा, यही आंसर इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ से ये खींच रहा है, ठीक है। दोनों अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये वाला तरीका अपने को याद रखना है। अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे ऐसे, तो वो तो ऐसा कोई केस है भी नहीं और ऐसा कोई केस का क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ना अगर हम बात करें तो हमने तो 3 केसेस डिस्कस किए, उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों डोनेटिंग या ऐसे कुछ भी वियर्ड केस आएगा तो वहां पे तो बेटा और सिर्फ एक्सपेरिमेंट वैल्यू ही आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सम स्पेशल केसेस की, तो सबसे पहला स्पेशल केस है ये वाला। अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोग 30 सेकेंड का टाइम लो एंड देन डिसाइड कि ये वाले मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होना चाहिए, सम स्पेशल केसेस, इसका डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका डायपोल मोमेंट क्या लिखा होगा, यस इक्वल टू 0, दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है, बट रियल में बेटा इसका डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज ऑब्जर्व्ड। सर लेकिन ऐसा क्यों, इसका तो अगर हम देखने जाए तो O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ऐसा होना चाहिए इस तरीके से और ये ऐसा होना चाहिए इस तरीके से, नहीं, ये आप जो बोल रहे हो वो गलत ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखूँ, कैसे देखूंगा, यस वेरी गुड, ध्यान से देखूँ तो कहना से बेटा OH में इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके का होगा, ये करेक्ट। यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है इस तरीके से, यहाँ पे एक और लोन पेयर है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स थोड़े से अच्छे हैं और याद रखने वाले भी हैं। इसका भी ऐसे होगा, तो भले ही इसका जो नेट है वो ऐसे जा रहा है, बट इन दोनों का भी तो एक नेट होगा इस तरीके से,
इन दोनों का भी तो एक नेट होगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो क्या वो कैंसिल होगा? नहीं होगा। सो जिसका जो न्यू नेट होगा नो डाउट भले कम आएगा, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर मैं आपको बोलूं कि इनका डायपोल मोमेंट अरेंज करो HCl HBr एंड HI, तो इनका जो डायपोल मोमेंट ऑर्डर होगा वो क्या होगा बताइए? म्यू ऑर्डर क्या होगा? HF is greater than HCl greater than HBr is greater than what? HI। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना है सब लोग, ठीक है। इसके बाद दो और एग्जांपल्स है, मैं आपको नेक्स्ट बोर्ड पे समझाऊंगा। ये सब स्पेशल केसेस में आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us move to the third and the fourth last examples. This is very very important. ये JEE एडवांस में भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें सबसे ज्यादा चार्ज किस में डेवलप होगा? इसमें डेवलप होगा। डिस्टेंस सबसे कम है इसमें, ठीक है। तो कहने से बेटा अगर मैं म्यू का ऑर्डर निकालने जाऊं म्यू, तो इसका आंसर मुझे क्या बताओ, एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा चार्ज इसमें होगा, तो ये एक्सपेक्टेड आंसर होना चाहिए CH3Br एंड CH3I, ये मेरा एक्सपेक्टेड आंसर होना चाहिए। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड, बट रियल में जो ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड म्यू ऑर्डर वो कुछ अलग ही है। इसका आंसर रियल वाला ये है, कलर चौक से लिखता हूँ, CH3Cl ग्रेटर देन CH3F, मतलब ये दोनों ने इंटरचेंज मार लिया, विच इज ग्रेटर देन CH3Br विच इज ग्रेटर देन CH3I। सर यहाँ पे ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया? तो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू वन थिंग, म्यू का जो फॉर्मूला होता है वो Q इंटू डी होता है कि नहीं होता है? खाली चार्ज ही थोड़ी देखना है बेटा, डिस्टेंस भी तो देखना है। एंड एक्सपेरिमेंटली, लिसन टू मी केयरफुली, ये मैंने कोई मन की बात नहीं बोली है, एक्सपेरिमेंटली it is observed that Q into D of किसका? CH3F is less than Q into D of dash CH3Cl। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि Q into D, भले चार्ज इसमें ज्यादा डेवलप हो रहा है बट डिस्टेंस की वजह से बेटा यहाँ पे इसका वैल्यू इतना ज्यादा है कि ये इसको ओवरकम कर लेता है। तो याद रखना बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत बार एंट्रेंस में JEE एडवांस तक भी पूछा गया है, ठीक है। लेट्स मूव टू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। प्रोडक्ट ऑफ Q into D इज फॉर CH3F इज लेस देन प्रोडक्ट फॉर Q into D फॉर CH3Cl। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, CCl4 इज हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसका तो बेटा जीरो होगा ही, ठीक है, ये तो सबसे लास्ट में आएगा, बट ये तीनों के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे तीन तीन क्या है? H है तो अगर मैं बात करूं, एक ही क्लोरीन है इस तरीके से, यहाँ पे क्या है? दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन इस तरीके से, एक क्लोरीन इस तरीके से। यहाँ पे कितने क्लोरीन है? तीन क्लोरीन है, और एक ही हाइड्रोजन है, और यहाँ पे तो बेटा चारों के चारों क्या है? क्लोरीन ही है, मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो डाइपोल होगा वो इस तरीके से जाएगा, और ये इसको इस तरीके से, तो ये तो ऐड अप ही हो रहा है, सब ऐड हो रहा है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये इस तरीके से जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है, और ये इस तरीके से जा रहा है। तो इसका जो नेट आएगा वो इस तरीके से होगा बेटा, लेकिन वो कम हो जाएगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये तो यहाँ पे सब ऐड अप हो रहा था, जबकि अगर मैं बात करूं इन तीनों का जो नेट आएगा वो तो कुछ अलग ही डायरेक्शन में जाएगा, जबकि आ तो रहा है सिर्फ एक ही साइड से। इसका जो नेट होगा समझो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर इन तीनों का नेट इस तरीके से जा रहा है तो मुझे बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा? इसका, फिर इसका, और इसका तो सबको पता है जीरो होगा, लास्ट वाले का तो क्या होगा? जीरो, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, एक दूसरे को सब कैंसिल आउट कर देंगे। नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? एक दूसरे का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो म्यू ऑर्डर है
it is going to be CH3Cl greater than CH2 Cl2 greater than CH Cl3 greater than CCl4. ठीक है. नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल, म्यू क्वेश्चन में बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, म्यू ऑफ NH3 इज लेस देन greater than mu of NF3 even NF bond is more polar. NF बॉन्ड जो है बेटा ज्यादा पोलर होने के बावजूद भी, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी, ठीक है ना, फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन के इतने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी इसका डायपोल मोमेंट क्या आता है, कम. इवन दो, ऐसे लिखते हैं, इवन दो फ्लोरीन इज मोर क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव. ऐसा पूछा जाता है कि फ्लोरीन का इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी NF3 का डायपोल मोमेंट बहुत ही कम आता है और इसका डायपोल मोमेंट बहुत ही ज्यादा आता है. इसका रीजन क्या है? तो एकदम सिंपल है. नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है, इसका जो है शेप कैसा है, पिरामिडल. देखो अगर आप शेप ड्रॉ नहीं कर पाओगे VSEPR हाइब्रिडाइजेशन से तो फिर पूरी गड़बड़ी है बेटा, सब गड़बड़ है. यहाँ पे भी एक लोन पेयर है, यहाँ पे फ्लोरीन है. I'll give you 30 सेकेंड बेटा, आप लोग सोचिए इसके बारे में, आप लोग ही सोचिए इसके बारे में. सोच लिया? ठीक है, तो आप लोग को आंसर मिल गया होगा. इसका जो है इस तरीके से जा रहा है, इधर जो है ये इस तरीके का 1, ये 2 और ये 3, ये तो सब ऐड अप हो रहा है सर, इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है. तो ये इस तरीके से जाएगा और ये ऊपर इसका नेट इस तरीके से जाएगा. तो इन तीनों का जो नेट होगा वो डाउनवर्ड होगा. यस और नो? तो आप मुझे बता बेटा किसका म्यू नेट ज्यादा होगा. इसका म्यू जो होगा, इसका जो म्यू होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस. सो म्यू ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ डैश NF3. एकदम सिंपल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. ठीक है, सो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ डायपोल मोमेंट फ्रॉम माय साइड. डायपोल मोमेंट के लिए हम लोग ने 2 लेक्चर लिए अप्रोक्सीमेटली, ये भी 35 to 40 मिनट्स का लेक्चर हो गया. 35 to 40 मिनट्स का लेक्चर हो गया. लास्ट लेक्चर भी हम लोग का अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का था. तो स्टूडेंट्स लगभग हमने 1.25 घंटे के ऊपर लेक्चर टाइम लिया है डायपोल मोमेंट को कवर करने के लिए. अभी भी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट मैंने वो सब एग्जांपल्स को PDF के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दिया. तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करें और एग्जांपल सॉल्व करें तो अप्रोक्सीमेटली अभी भी हम लोग को और 30 मिनट्स लगेगा. बट वो जो क्वेश्चंस है मैंने आपको PDF के फॉर्म में इस तरीके से फ्रेम करके दिया है कि आज के लेक्चर में जो भी मैंने सिखाया है वो सब भी कवर होगा और साथ में आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे. तो स्टूडेंट्स PDF फ्रेम करने का एक ही रीजन था कि जो क्वेश्चंस मैं आपको वहां पे PDF के फॉर्म में दे रहा हूँ वो सब के सब और उस टाइप के क्वेश्चंस, उस कंसेप्ट को अप्लाई करके आप PDF के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा. नेक्स्ट लेक्चर नंबर 32 में हम लोग सबसे पहले PDF डिस्कस करेंगे. ठीक है, और PDF डिस्कस करने के बाद हम लोग इस चैप्टर का लास्ट थ्योरी डिस्कस करेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. नाउ स्टूडेंट्स जिसको हम लोग MOT बोलते हैं, मॉथ बोलते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन तीनों में से हर साल नीट स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, हर साल 4 क्वेश्चन कंपल्सरीली आते हैं. आई रिपीट, VSEPR, हाइब्रिडाइजेशन एंड MOT, आपके जो 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, उसमें से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन बेटा, 3 से 4 क्वेश्चन इस कंसेप्ट में से ही पूछे जाते हैं. मिनिमम 3 तो पूछे जाते हैं, कभी कभी तो 4 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं. MOT के बाद हम लोग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल तो हो चुका है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो फिर हमारा NOCB में प्राइमरी बॉन्ड्स पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा. अभी आप बोलोगे सर और क्या बाकी है, तो स्टूडेंट्स आप लेक्चर नंबर 1 देखिए. लेक्चर नंबर 1 में हमारा सेकेंडरी बॉन्ड्स भी था, जिसमें हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्ड्स था, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ये सब भी हमको डिस्कस करना है. मैं एक एक चीज बहुत डिटेल में बताऊंगा, बट अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन इन सब में लगा. वहां पे हम लोग एक एक लेक्चर में एक एक सेकेंडरी बॉन्ड्स कंप्लीट कर पाएंगे. ठीक है, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द MCQs ऑफ डायपोल मोमेंट, एंड देन वी विल स्टार्ट विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज मॉथ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम लोग, मैं मॉथ बोलता हूँ, इसको जनरली टीचर्स MOT ही बोलते हैं और आपको भी MOT ही बोलना है. सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर.